सम्मानित रामलाल जी को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबकी अनुमति से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा है जो 1925 से शुरू होकर अब तक आई है, उस पर हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस मंच पर जिनकी गरिमा में उपस्थिति है उनके बारे में किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, एक औपचारिकता है। पुराना संदर्भ यह है कि एक साधारण परिवार में पले बढ़े जन्मे भरतपुर के डीगा गांव की माटी को इन्होंने अपनी उपस्थिति से और अपनी सेवा से पूरे जगत में उसका नाम रोशन किया। रामलाल जी इस समय जनसंपर्क प्रमुख तो अखिल भारतीय स्तर पर हैं ही, लेकिन इसके पूर्व इन्होंने मथुरा से पढ़ाई की और विज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ कानून की भी पढ़ाई की। संघ और भाजपा दोनों ही जगहों पर अपनी उपस्थिति के कारणों से, अपने विचार से, अपने कृतित्व से, अपने नवाचार से इन्होंने जगह बनाई। आपातकाल के दौर में जेल की यात्रा की, काफ़ी समय तक ये मेरठ की जेल में बंद रहे और फिर जो एक भाजपा की संगठनात्मक इकाई को मजबूती देने की बात आती है, उनमें जिन लोगों का नाम कभी स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा उनमें एक नाम इनका भी होगा। एक स्लोगन जो खूब चला, बूथ जीत गए तो चुनाव जीत गए, वो इनका ही दिया हुआ था। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ चाहता हूं कि आप सब इनका अभिनंदन करें। आज के विषय में जो यहाँ मंच पर चर्चा होनी है वह संघ की 100 साल की यात्रा पर केंद्रित है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। हिंदुत्व की इनकी परिभाषा हम रामलाल जी से सुनेंगे, जो हम अब तक हम लोग जानते आए हैं। वह अपनत्व और भारतीय संस्कृति के साथ जो सनातन ने हमें राष्ट्रवाद सिखाया है, उसको भारतीय समाज में एकजुटता के साथ पिरोकर रखना संघ का एक उद्देश्य है। लेकिन संघ की 100 वर्षों की यात्रा में जितनी उपलब्धियां हैं उसके साथ साथ बहुत सारे आलोचनात्मक बिंदु भी जुड़े हैं। मैं रामलाल जी से यह कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं मंच पर जन का प्रतिनिधित्व हूँ, तो कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो शायद असहज करे, लेकिन उत्तर आने से जो दुविधा है समाज की, देश की, मन की, शायद वह दूर होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संघ की जो 100 साल की यात्रा है उसके प्रमुख 3 पड़ाव क्या हैं। 3 पड़ाव का अर्थ मेरा ये नहीं है कि 1948 में संघ पर प्रतिबंध नेहरू जी के द्वारा या इंदिरा जी के द्वारा आपातकाल में आप लोगों की जेल यात्रा, या फिर 1992 में विवादित ढांचा के ढहने के बाद का प्रतिबंध। आपकी दृष्टि में 100 वर्षों की इस यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव क्या हैं? सर्वप्रथम तो दैनिक जागरण के इस संवादीय कार्यक्रम के लिए मेरा अभिनंदन है। सभी उपस्थित श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। और बसंत जी ने प्रारंभ में कहा कि कई दुविधा की बातें भी रहती हैं, प्रश्न रहते हैं, तो हमें तो प्रश्न चुभते नहीं, क्योंकि 1925 से हम गाली प्रूफ हो गए। हाँ, हम चुभने वाले उत्तर भी नहीं देते, लेकिन हाँ कभी कभी सत्य बोलना पड़ता है तो कुछ लोगों को उत्तर चुभ जाता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं प्रयास यही करूँगा कि उत्तर भी ना चुभे। बाकी प्रश्न तो आप जो भी पूछेंगे आपका अधिकार है। तो आपने पहली चर्चा की संघ की 100 वर्ष की यात्रा में 3 प्रमुख पड़ाव। तो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म 1925 में हुआ। देखिए, संघ को समझना है और किसी भी संस्था को समझना है तो उसके संस्थापक को समझना भी आवश्यक होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बडीलाम हेडगेवार, उनके लिए उनके मित्री एक शब्द बोलते थे, ये जन्मजात देशभक्त है। उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने काम किया। तिलक जी से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बाद में गांधी जी, सावरकर जी, सबके साथ वो मिले, सुभाष बोस जी के साथ भी मिले। अनेक क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने काम किया। ये सारे काम करते करते उनके ध्यान में आया कि भारत 1000 वर्षों से जो गुलामी झेल रहा है, तो हम तात्कालिक कुछ करके स्वतंत्रता प्राप्त कर भी सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से भारत स्वतंत्र रहे, स्वावलंबी रहे, और भारत की नियति है दुनिया को दिशा देना, वैसा भारत बन सके, इसलिए तात्कालिक के साथ कुछ स्थायी भी सोचना पड़ेगा। उसमें से इस सकारात्मक भूमिका में से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू किया। इसलिए पहला पड़ाव तो यही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी नकारात्मक बात में से शुरू नहीं हुआ, एक सकारात्मक भूमिका से शुरू हुआ। और उस समय संगठन करना, और वो भी हिंदू संगठन करना, ये बहुत काल्पनिक बात मानी जाती थी। डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन में 1925 से 40 तक उन्होंने एक सिद्ध कर दिया कि हिंदू संगठन हो सकता है, एक आशा जगा दी और एक कार्यपद्धति ऐसी विकसित कर दी जिसके आधार पर किसी भी देश और समाज के लिए जैसे मनुष्य चाहिए वैसे मनुष्यों का निर्माण हो सकता है, उनमें वैसे गुणों का निर्माण हो सकता है। तो एक पहला पड़ाव भी हम उसको कह सकते हैं। दूसरा, संघ के इतिहास की सभी घटनाओं का मैं वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि आपका 1 घंटे का ये सत्र है, आपके मन में भी बहुत सारी बातें होंगी, तो मैं ही बोलता रहूं तो वो भी उचित नहीं रहेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि देश की रक्षा के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी, संघ के स्वयंसेवकों ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए देश की रक्षा के लिए त्याग, बलिदान, उत्सर्ग, जो भी शब्द कहे वो सब किया। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो कई बार ये आरोप प्रत्यारोप भी लगते, स्वतंत्रता आंदोलन में संघ का योगदान क्या था। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार 2 बार जेल गए। 42 के मूवमेंट का यदि आपका प्रश्न आएगा तो मैं ज़्यादा दूंगा। 42 के मूवमेंट में कई स्वयंसेवकों को फांसी की सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ, शहीद भी हुए। और 1947 के विभाजन की विभीषिका में लाखों लोगों को सुरक्षित बचाकर लाने का काम अपना बलिदान देकर भी स्वयंसेवकों ने किया। 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, उसके बाद के भी जितने युद्ध हुए, सभी में सेना की सहायता और समाज का आत्मबल बढ़ाने का काम किया। इससे मैं कह सकता हूं देश की रक्षा के लिए समर्पित ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दूसरा, आपातकाल की आपने चर्चा की। मुझे भी 8 महीने, 8.5 महीने जेल में रहने का अवसर मिला मेरठ में। तो संघ ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। आपातकाल में संघ को विसर्जित कर दिया और संघ के सरसंघचालक बाला साहब देवव्रत जी ने कहा, लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा, संघ चले न चले इसकी चिंता मत करिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सब काम करिए। तो 1.25 लाख लोग जेल में गए। ऐसा लोग कहते हैं कि उसमें से 1 लाख अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। उनमें भी कई लोग शहीद हुए, जेल के अंदर भी हुए, जेल के बाहर हुए। कितने अत्याचार हुए आप जानते हैं। प्लास से नाखून खींचे गए, सिगरेट से शरीर को दागा गया, उस सब का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो लोकतंत्र की रक्षा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तीसरा पड़ाव कह सकते हैं कि देश की संस्कृति की रक्षा, देश के जीवन मूल्यों की रक्षा। तो चाहे गौरक्षा का आंदोलन हो, गौरक्षा के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर करना हो, राम जन्मभूमि आंदोलन संघ ने नहीं चलाया था, साधु संतों ने चलाया था, बाद में विश्व हिंदू परिषद जुड़ी। उन सबके आग्रह पर
संघ ने भी उसमें पूर्ण सहयोग दिया और 22 जनवरी 2024 को वो अपनी परिणति पर पहुंचा। और अभी मैंने सुना है 25 नवंबर को शिखर पर ध्वजारोहण होकर वो और पूर्ण परिणति पे पहुंचने वाला है। तो लोकतंत्र, देश की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, और अब अंतिम पड़ाव एक तरह से चल रहा है। देश में जैसा परिवर्तन होना चाहिए, नीतियां बनाने का काम सरकार करती है, उसका पालन समाज को करना पड़ता है। और समाज और सरकार के बीच में सामाजिक संगठन भी होते हैं, मीडिया भी होता है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इन सबके बीच में एक सेतु बनाकर देश में अच्छाई को आगे बढ़ाना, संघ बड़ा हो ना हो, देश बड़ा होना चाहिए और देश ऐसा बनना चाहिए कि दुनिया भर की सारी चुनौतियों का उत्तर भी दे सके और भविष्य में पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत को करना हो तो वैसा भारत बनाने के काम इस शताब्दी वर्ष से संघ शुरू कर रहा है। तो ऐसा 4 पड़ावों में, आपने 3 पूछे, मैंने थोड़ा 4 बता दिए, तो आप क्षमा करें। ऐसा एक संघ का इतिहास मोटा मोटा है। इसी इतिहास की कड़ी में कुछ आरोप भी हैं। जैसे ये कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी कोलकाता की पढ़ाई के दौरान अनुशीलन समिति के सदस्य थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पहले उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर देश के आंदोलन में हिस्सा लिया। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हुए थे त्रिपुरा अधिवेशन के बाद, तो उन्होंने ये चेष्टा की थी, जब उनके मन में एक बड़ा संगठन और क्रांतिकारी दल बनाने की चिंता थी, तो वो मिलना चाहते थे सरसंघ चालक जी से। और ऐसा कहा जाता है, ये आरोप है कि खुद्दार साहब की मध्यस्थता में मिलना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को मिलने का समय नहीं दिया गया था। मैंने बताया कि 1925 से ही हम तो बहुत सारे भ्रम में, हमारे बारे में भ्रम पैदा किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रम में जीने की कोशिश होती है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं था उस समय, आज़ादी के आंदोलन का एक मंच था और उसमें सभी तरह के लोग जुड़े थे। आपने 2 शब्द सुने होंगे, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के लोग भी थे, नरम दल के लोग भी थे। डॉक्टर हेडगेवार जी को भी प्रारंभ से ही देशभक्ति उनके तो जन्म से ही थी। तो आज़ादी के आंदोलन में साथ देना है तो 2 ही धाराएं थी, या तो क्रांतिकारियों के साथ काम करना, इससे वो कलकत्ता पढ़ने गए, क्योंकि कलकत्ता और लाहौर 2 ही बड़े अड्डे थे क्रांतिकारियों के। तो क्रांतिकारियों से संपर्क आए इसलिए कलकत्ता पढ़ने गए वो, उनके मित्रों ने सहयोग किया उनको। वो तो बहुत गरीबी में पले बड़े थे। तो वहाँ अनुशीलन समिति जो प्रमुख संस्था थी, उनसे संपर्क आया, अनेक क्रांतिकारियों से आया। कांग्रेस में भी वो प्रदेश सचिव स्तर का दायित्व उन्होंने संभाला। 1920 में नागपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व उनके पास था। और इस नाते उन्होंने प्रस्ताव समिति को 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए थे, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, उसका उल्लेख मैं जरूर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना चाहिए, जो उस समय स्वीकार नहीं हुआ। बाद में 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार किया, तो डॉक्टर हेडगेवार ने बहुत ज़्यादा हर्ष व्यक्त किया और सभी शाखाओं को कहा कि कांग्रेस को धन्यवाद का पत्र लिखिए। और दूसरी उनकी बात थी जो आज बहुत सार्थक हो रही है, उन्होंने कहा कि दुनिया को पूंजीवाद के चंगुल से निकालना है, इसका कोई प्रस्ताव होना चाहिए। आज भी दुनिया इस पूंजीवाद के चंगुल से निकलना चाहती है। आप देख रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देश क्या क्या बंधन लगा रहे हैं विकसित विकासशील देशों पर। ये दोनों प्रस्ताव उन्होंने दिए। तो कांग्रेस के वो न गरम दल में थे न नरम दल में थे, वो स्वयं शुरू से ही बड़े मध्यम मार्गी थे। जहाँ गरम होती थी वहाँ गरम भी हो जाते थे, जहाँ नरम था वहाँ नरम भी हो जाते थे। जहाँ तक बाबू सुभाष चंद्र बोस जी की बात है, सुभाष चंद्र बोस जी ने सुन रखा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक संगठन है जिसमें बड़े समर्पित लोग हैं, कर्मठ लोग हैं।
एकदम आत्मगौरव से युक्त है, अपनी संस्कृति पे गौरव है, नेशन फर्स्ट की जिनमें फीलिंग है। ऐसा संगठन यदि मुझसे जुड़ता है तो जल्दी जो मैं करना चाहता हूं करेंगे। वो मुझे डॉक्टर एडगावार जी से मिलने के लिए भी आए। डॉक्टर एडगावार जी उस समय बहुत अस्वस्थ थे, बात करना भी उनके लिए संभव नहीं था, गोली लेकर वो सोए थे। तो उस समय गुरु गोलवलकर जी ने कहा कि आप कहें तो मैं जगाऊं। उनका नहीं, अस्वस्थ आदमी सो रहा है तो जगाना नहीं चाहिए। तो पूज्य गुरुजी से उनकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कुछ बातों पर संतुष्ट थे, कुछ बातों पर नहीं भी हुए। अंदर से जब थोड़ी खांसी की आवाज़ आई तो गुरुजी को लगा डॉक्टर जग गए, तो सुभाष बाबू को अंदर ले गए। तो ऐसा नहीं है कि भेंट को टाला गया, अंदर नमस्कार हुआ, भेंट हुआ। बहुत धीमी आवाज़ में डॉक्टर एडगावार जी ने कहा कि मेरी आपको शुभकामनाएं, आप देश के लिए अच्छा करें। बाबू सुभाष चंद्र जी ने भी कहा कि मैं आपका सहयोग, समर्थन, शुभकामनाएं लेने के लिए आया था, आपने इतना बोला, मेरे लिए ये बहुत है। और बाहर आकर उन्होंने कहा गोलवलकर जी से, आपकी बात से मैं तर्क वितर्क कर रहा था, लेकिन डॉक्टर एडगावार से मिलना, उनकी इतनी बात से मैं अब संतुष्ट होकर जा रहा हूँ। ऐसा डॉक्टर एडगावार जी की जीवनी में आया है। और अभी पुणे के एक सज्जन डॉक्टर एडगावार जी की जीवनी डेट वाइज लिख रहे हैं, तो शायद उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा स्पष्टता से आएगी। शताब्दी वर्ष में पुस्तक आने वाली। जिस पूर्ण स्वराज के दबाव की बात स्वयं वो प्रस्ताव में लाना चाहते थे, फिर एक दिन ऐसा आया 1930 में कि आह्वान हुआ कि राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा, और संघ की शाखाओं में ऐसा नहीं किया गया, ऐसा एक आरोप है। जो मुख्यालय है नागपुर, वहाँ भी 2002 में आज़ादी मिलने के बाद भी, इतने वर्षों के बाद राष्ट्रध्वज को एक तरह से अंगीकार किया गया। तो ऐसी कौन सी बाधा रही कि इतना वक्त लग गया राष्ट्रध्वज के अंगीकार करने में, तब जबकि हम खुद पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को लेकर के हमारे जो संस्थापक सरसंघ चालक जी हैं वो इसके प्रति आग्रही थे। देखिए, एक तो इसमें एक प्रश्न ये भी आता है, शाखा में क्यों नहीं लगाते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति के उत्थान, भारतीय संस्कृति का पोषण, भारतीय संस्कृति को मानने वाले सब लोगों का संगठन, इस काम में लगा था। और भारतीय संस्कृति का प्रतीक भगवा रंग माना जाता है, तो भगवा ध्वज ये भारतीय संस्कृति का ध्वज है। इसलिए आप देखेंगे सभी मंदिरों पर, सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भगवा ध्वज ही लगता है। इसलिए संघ जब प्रारंभ हुआ तो भगवा ध्वज को संघ ने गुरु स्थान पर रखा, क्योंकि व्यक्तिवादी संगठन नहीं बनाना चाहते थे डॉक्टर एडगावार, इसलिए उन्होंने गुरु स्थान पर भगवा ध्वज को रखा। तो भगवा ध्वज शाखा में लगता है, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी छत्र छाया में खेलते कूदते कार्यक्रम करते हैं और व्यक्ति निर्माण का काम चलता है। 1930 में झंडा कमेटी बनी थी। आज का समय नहीं है, कभी आप इस पर संवाद करेंगे विस्तार से तो इसके लिए शायद घंटे 2 घंटे का समय लगेगा। झंडा कमेटी में कांग्रेस के अनेक प्रमुख लोग थे। झंडा कमेटी ने भी सर्वसम्मति से एक रंग का झंडा स्वीकार किया था, और वो एक रंग का झंडा, ये गेरुआ रंग का झंडा होना चाहिए, ये स्वीकार किया था। बाद में राजनीतिक दल के रूप में भी कांग्रेस थी। जब कांग्रेस कमेटी में आया तो वहाँ चर्चा होकर उन्होंने कहा कि थोड़ा 3 रंग का झंडा रहेगा तो अच्छा है, गेरुआ रंग को सबसे ऊपर रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब ये 3 रंग का झंडा हुआ और फिर झंडा कमेटी ने इस 3 रंग के तिरंगे झंडे को स्वीकृत किया। जिस दिन ये तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार हुआ, डॉक्टर एडगावार ने सभी शाखाओं को निर्देश दिया, उस समय जो भी संचार के साधन थे, कि शाखा पर तिरंगा झंडा लगाकर और इसका सम्मान करिए। और मैं यहाँ थोड़ा 2-3 बातें और आपको बताना चाहूँगा। संघ कार्यालय पर लगना नहीं लगना ये महत्व की बात ज़्यादा इसलिए नहीं है, आप बहुत सारे आप घरों पर लगाते हैं तिरंगा, कोई नहीं भी लगाता। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में तिरंगे का सम्मान नहीं है। संघ कार्यालय व्यवहारिक रूप से रेजिडेंशियल ऑफिस है, वो कोई सरकारी ऑफिस जैसा नहीं है। वहाँ पूर्णकालिक रहते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, मीटिंग रहती है। वहाँ भगवा ध्वज भी नहीं लहरा था। और प्रारंभ में झंडे के लिए कोड था,
उसके उसकी निश्चित मान्यताएं थी, इस समय लगेगा, इस समय उतरेगा, सब नहीं लगा सकते, गाड़ियों पर नहीं लगा सकते। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभी तरफ झंडा लग सकता है, सब लगा सकते हैं, तो संघ ने भी लगाना शुरू कर दिया। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और मैं यहाँ ही, आप सब श्रोता बंधु भी हैं और आपके बहुत बड़ा डिजिटल आपका पैनल, वो चैनल है, तो उसके माध्यम से भी देश के लाखों करोड़ों लोगों तक बात पहुँचती है, ये बताना आवश्यक समझता हूँ। भगवा झंडे, तिरंगा झंडे के सम्मान के लिए संघ ने जो किया है वो और किसी ने किया ही नहीं शायद। मैं छोटे छोटे आधे आधे मिनट के आपको उदाहरण देता हूं। जब दमन दीप और दादर नगर हवेली की मुक्ति हुई, जिसमें स्वयंसेवकों ने बहुत महत्वपूर्ण रूप से हिस्सा लिया, तो स्वतंत्र होने के बाद स्वयंसेवकों ने वह भगवा झंडा नहीं फहराया था, वह तिरंगा झंडा फहराया था। गोवा की मुक्ति के बाद तिरंगा झंडा फहराया था। और जिस लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की चुनौती दी गई थी, पूरे भारत को चुनौती दी गई थी, किसी माई के लाल में हिम्मत है तो लाल चौक पर आकर तिरंगा झंडा फहराए। उस समय लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए जिन संगठनों को स्वयंसेवक चलाते हैं या जिन संगठनों में स्वयंसेवक हैं, उन संगठनों ने ही जान की परवाह न करके पहल की। 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरी यात्रा निकालकर लाल चौक तक लेकर गए वो, और तिरंगा झंडा फहराने का किया। उनको उधमपुर में ही रोक दिया गया, एक दो लोगों को भेजा, फहरा कराए। और आपको मालूम है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी गौरव से कहते हैं, मैं बीजेपी का हूँ वगैरह, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले हूँ। तो आपको मालूम है, उनके नेतृत्व में एकता यात्रा निकली थी, बहुत चुनौतियां थी। और आज के प्रधानमंत्री जी एक तरह से उनके सहायक थे उस समय। चिंता न करते हुए लाल चौक पर 5 लोगों को अनुमति मिली, वो चित्र भी उपलब्ध है। 5 लोगों ने, यदि ये कहा जाए कि चारों तरफ से गोलियां चल सकती हैं, सबकी हत्या हो सकती है, उन्होंने कहा नहीं, हम हवाई जहाज उससे नहीं जाएंगे, हमको मत जाना है और फहराना है। उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया। एक बार उनके प्रयास को सम्मान करिए आप सब। तो तिरंगा झंडे के सम्मान की और उसकी बात संघ से कोई ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है। और आज तिरंगा झंडा फहराते, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि जो संघ के अलाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, जिनको स्वयंसेवक चलाते हैं, उनकी कमियां आप हमारे जिम्मे कर देते हैं और उनकी अच्छाई उनको दे देते हैं आप। तो विद्या भारती के स्कूल बहुत सारे स्वयंसेवक चलाते हैं। अब यदि वो संघ से जुड़े हैं तो वहां तो हर 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है, तो फिर कोई कैसे कहता है तिरंगा झंडा नहीं है। और जितने संगठन है, और यदि संघ से नहीं जुड़े तो उनमें कुछ कमियां रहती हैं, तो वो हमसे क्यों प्रश्न पूछते हो भैया। तो संघ के जितने अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, सभी पर तिरंगा झंडा फहरता है। और अभी तो पूज्य सत्संग चालक जी और सभी तिरंगा झंडा फहराते। तिरंगा झंडे के प्रति संघ के किसी छोटे से छोटे स्वयंसेवक के मन में, किसी भी बड़े से बड़े आदमी के मन में जितना सम्मान है, उससे ज्यादा सम्मान हर छोटे से छोटे स्वयंसेवक के मन में तिरंगा झंडे के प्रति है। लेकिन भगवा झंडा और तिरंगा झंडे की तुलना की आवश्यकता नहीं है, वो सांस्कृतिक ध्वज है, ये अपना एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय ध्वज है। 100 वर्षों की इस यात्रा में कई पड़ाव ऐसे आए। 48 का प्रतिबंध अपनी जगह है, लेकिन 63 में जब देश की सीमा पर सैन्य बल ज़्यादा थे और यह हुआ कि दिल्ली में जो परेड है वो हो या ना हो, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2000 स्वयंसेवकों ने उसमें सहभागिता की। फिर जब पाकिस्तान से युद्ध का दौर था तो दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था, उन सब के संचालन में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा आशय ये है कि कांग्रेस की सरकार या नेहरू जी की सरकार में ही और फिर मोरारजी देसाई जी की सरकार में भी संघ के साथ एक तारतम्यता और एक सामंजस्य बहुत बेहतर हो गया। फिर बाद के दिनों में 77 और उस पर चर्चा 92 पे हो चुकी है। अभी मौजूदा समय में चाहे तमिलनाडु में स्टालिन द्वारा लगाई गई रोक हो, कर्नाटक में रोज़ रोज़
प्रियांक खरगे या वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा नए प्राविधान कहकर अनुमति नहीं दिए जाने की बात हो। बंगाल में रोज़ शोर हो ही रहा है कि संघ जो है वो सांप्रदायिक संगठन है। बिहार में लालू प्रसाद की सरकार बार बार कहती है कि इसको प्रतिबंधित किया जाए, और आप भाजपा और संघ दोनों में बहुत शीर्ष पद पर रहे, और ख़ासकर चूँकि अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, जनसंपर्क प्रमुख, हाँ। संपर्क और जनसंपर्क प्रमुख हैं, और अब ये माना जा रहा है कि 3500 लोग संघ के जनसंपर्क के अधिष्ठापना में लगे हुए हैं। तो उस दौर की भ्रांतियां अब तक क्यों है? आखिर वह कलुषता समाप्त क्यों नहीं हो गई 100 वर्षों के सफ़र में? देखिए, संघ में हमने बचपन से एक वाक्य सुना है, लोग संघ के विरोधी हो सकते हैं, संघ किसी का विरोधी नहीं है। तो हम तो इसी आधार पर चलते हैं और हम सबसे मिलते हैं। मैं यहाँ नाम लूँगा तो जिनका नाम लूँगा उनको कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैं नाम उल्लेख नहीं कर रहा। लेकिन हिंदुस्तान का कोई दल ऐसा नहीं है जिस दल के लोगों से हमारे संपर्क नहीं है। और मुझे ये कहने में भी आपत्ति नहीं है, मेरे तो व्यक्तिगत संपर्क है सभी दलों में। चाहे आप उत्तर प्रदेश के दल ले लो, दल आप समझ सकते हैं, चाहे आपने तमिलनाडु का दल लिया, चाहे बंगाल का दल लिया, चाहे किसी का दल लिया, हमारे सभी दलों में संपर्क है। ये थोड़ा भ्रम होता है कि बीजेपी के साथ ज़्यादा संपर्क है। तो मैं यहाँ थोड़ा स्पष्ट आपको ये करना चाहता हूँ कि हमने किसी से संपर्क कम नहीं किया, लोगों ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए हुए। हमने तो अपने दरवाजे सबके लिए खोल रखे, कोई भी आए, किसी भी मत पंथ का आए, किसी भी जाति वर्ग का है, किसी भी भाषा को बोलने वाला है, सबके लिए दरवाजे खुले। कई मुस्लिम भी पूर्णकालिक अपने संगठनों में, कई क्रिश्चियन भी पूर्णकालिक अपने संगठनों में। यदि आपको मेरे पास कागज है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। 49 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित हुआ कि संघ को कांग्रेस में ले आना चाहिए, और जो थोड़ा हिंदूवादी नेता थे या इस ढंग से सोचने वाले नेता थे, उन्होंने प्रस्ताव पास कराया। अक्टूबर की बात है। नवंबर में, उस समय नेहरू जी विदेश में थे, नवंबर में उन्होंने आने के पश्चात उस प्रस्ताव को वापस करवा दिया कि नहीं, कांग्रेस में संघ की एंट्री नहीं होगी। दरवाजे हमने बंद नहीं किए, दरवाजे दूसरे लोगों ने बंद किए। जिन्होंने खोल रखे, जिन स्वयंसेवकों की इच्छा राजनीति में जाने की होती है, जिन्होंने दरवाजे खोल रखे, वो वहां चले जाते हैं। जो संघ की प्रशंसा करते हैं, संघ को गाली नहीं देते, हमसे बात भी करते हैं, उनको हम समर्थन भी करते हैं। हमारा समर्थन किसी शर्त पर नहीं है, हमारा समर्थन किसी भी दल को कुछ लेने देने के लिए नहीं है। जो ये तो सामान्य व्यवहार की बात है, जो आपसे प्रेम करेगा, जो आपसे अच्छी बात करेगा, उसके साथ आप चल देंगे। वैसे ही हम भी चल देते। तो जो हमें साथ लेना चाहते हैं, वो थोड़ा हमसे प्रेम की बात करें, वो हमसे स्नेह की बात करें, हमारा साथ लेने की कोशिश करें। और जो आपने कहा कि आरोप वगैरह की बात यह है कि वो भी विस्तार से मैं नहीं बोलना चाहता। देखिए, भारत में हिंदुत्व को लेकर और धर्म को लेकर बहुत सारे भ्रम पैदा कर दिए गए अंग्रेजों ने। हम लोग कहते हैं अंग्रेजों ने 3 काम किए, देश को लूटा, देश को बांटा और देश में हीन भावना पैदा की। और हीन भावना, उन्होंने कहा एक बड़ा समाज तो हिंदू समाज है, इसमें हीन भावना पैदा करो, इसको बांटो, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, सनातनी आर्य समाजी सिख जैन, ये जाति बिरादरी बांटने की कोशिश की। और तब से हिंदू उस मानसिकता में बटा रहा। संघ की आवश्यकता शायद इसलिए पड़ी होगी कि ऐसे बटे हुए समाज को एकजुट करना है, उसको आत्मगौरव से युक्त करना है। तो इसलिए हिंदू को कम्युनल सांप्रदायिक का, जबकि हिंदू तो कम्युनल हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई भी कम्युनल हो सकता है, हिंदू कम्युनल नहीं हो सकता। ये मैं बहुत पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ आपको। यहाँ बहनें बैठी हैं, गांवों में कथा कीर्तन होते हैं तो आखिर में नारा लगाया जाता है, धर्म की अधर्म का
प्राणियों में, और चौथा नारा क्या है? विश्व का कल्याण। जहां हमारे बिल्कुल अनपढ़ बूढ़े माता पिता भी मेरे, वो भी ये नारा लगाते विश्व का कल्याण हो। जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो सभी निरोग हो। जहाँ ईश्वर का अंश हम पशु पक्षी में भी देखते हैं और इस नाते से कहते हैं कि भाई वसुधैव कुटुम्बकम, सारी दुनिया कुटुंब है। ऐसी संस्कृति को मानने वाला इस कभी संकुचित हो ही नहीं सकता, इसे वो कभी कमनल हो नहीं सकता, और इसे उनको एकजुट करने वाला भी कभी कमनल हो नहीं सकता। अब ये भ्रम लेकिन बना हुआ है, उसके कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जो कुछ लोगों को लगता है बांटकर ही शायद हमारी राजनीति चलेगी, इसलिए शायद सत्य को पहचान नहीं रहे। जहाँ तक प्रतिबंध वगैरह की बात आपने की, तो पिछले दिनों सरकार व माननीय दत्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई जो आज प्रतिबंध की बात कर रहे हैं वो पुराने अपने अनुभवों से लाभ नहीं ले रहे, तो हम क्या करें? 3 बार संघ पर प्रतिबंध लगा चुके, प्रतिबंध लगने के बाद भी संघ तो बढ़ रहा है, और चौथा लगाना है तो लगा दें, हमें क्या है, हम तो बढ़ेंगे। जी क्षमा करें, आपने मातृशक्ति का सम्मान और आह्वान भी किया, तो मेरा अगला प्रश्न उससे ही संबंधित है कि संघ की शाखाओं में मातृशक्ति का प्रवेश अब तक क्यों नहीं है? आप जवाब दे सकते हैं कि राष्ट्रीय सेविका समिति जो है वहाँ उनका प्रवेश है, लेकिन लक्ष्मीबाई केलकर, सरस्वती आप्टे या वी शांताराम जी के अलावे या उनका जो वैभव होना चाहिए, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है और 1936 में समिति बनती है। आप यह गौरव भाव भी प्रदर्शित किए कि संघ प्रतिबंधों के बाद भी बहुत ऊंचाई पर गया, तो 50% आबादी जिस बात की हकदार है, क्या उसको वो हक संघ के अंदर, संघ की शाखाओं में, संघ के अनुसांगिक संगठनों में मिल पाया है? आप उसको संतोषप्रद बता पा रहे हैं? आपने प्रश्नावली बहुत सोच समझ के तैयार की है, कड़ी प्रश्नावली तैयार की है, कोई बात नहीं। संदर्भ आया तो मैंने क्योंकि ये प्रश्न सब ऐसे हैं जिनके उत्तर अपने आप में 1-1 घंटे के लेकिन संक्षिप्त में देना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब शुरू हुआ तो अखाड़े में शुरू हुआ। डॉक्टर एडगेवार को पहलवानी करने का शौक था, अखाड़े में जाते थे या घर में वो थोड़ा बहुत चिंतन करते थे। अब ऐसी परिस्थिति तो नागपुर में नहीं थी कि अखाड़े में महिला पुरुष एक साथ कुश्ती लड़े, एक साथ कसरत करें, इसलिए वो पुरुषों का संगठन के रूप में चला। डॉक्टर एडगेवार जब घर गए तो किसी स्वयंसेवक की माताजी ने कहा कि हमको भी बुलाओ। उन्होंने कहा बुला तो लूँगा, लेकिन हमारे कार्यक्रम ऐसे हैं, साथ साथ कार्यक्रम करेंगे तो मेरे बारे में भी क्या सोचेंगे माताजी, आप बताओ। लोग बोले हाँ बात तो सही है। बोले आप शुरू करो, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। तब लक्ष्मी केलकर जी ने कहा कि ठीक है मैं शुरू करती हूँ संघ जैसा संगठन, उसका नाम भी आरएसएस रखा, राष्ट्र सेविका समिति। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, कभी हमसे एक साथ इसको मिलने की नहीं कहोगे कि डिजॉल्व कर दो समिति को, इस शर्त पे चलाऊंगी मैं। डॉक्टर एडगेवार ने उनको आश्वासन दिया, आप अपना चलाइए, हम अपना चलाएंगे। इसलिए संघ की शाखाओं में पुरुष है, संघ समिति की शाखा में महिला है, लेकिन संघ के बाकी सब कार्यक्रमों में पुरुष और महिला सब है। इसलिए समिति की पदाधिकारी सब महिला है, संघ में पदाधिकारी सब पुरुष है। लेकिन संघ में संपर्क विभाग में महिलाएं हैं, प्रचार विभाग में महिलाएं हैं, सेवा विभाग में महिलाएं, पदाधिकारी हैं, कई संगठनों में अध्यक्ष महिलाएं हैं, महामंत्री राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं हैं। और हम ऐसा मानते हैं हमारे जितने स्वयंसेवक हैं उनके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी माँ होगी, उनकी बहन होगी, भाभी होगी, चाची होगी, मौसी होगी, वो सब हमारी स्वयंसेविका है, क्योंकि उनके कारण हमारे स्वयंसेवक काम कर पाते हैं। और हम तो ये देखते हैं कि हम जब उनके घरों में जाते हैं तो घर की समस्याएं वो अपने पतिदेव और भाई को बताने की तुलना में हमको ज़्यादा बताती है कि भाई साहब इनको समझाइए, ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो संघ में महिलाओं के लिए पूर्ण सम्मान है। और वैसे भी हिंदू समाज में ये महिला विमर्श वगैरह की बात चलती है, भारतीय समाज में महिला घर की मालकिन है। घटनाएं होती होंगी, छुटपुट छुटपुट घटनाएं, वो भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन घर की लक्ष्मी है, घर की देवी है, घर की सरस्वती है, घर की दुर्गा भी बन जाती है कभी कभी। हाँ। इस लंबी यात्रा में हम सबकी शुभकामनाएं हैं, और जो एकात्म मानववाद दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भाजपा में भी और संघ में भी इतने वर्षों तक चलता रहा, और उसके जो लक्ष्य थे समग्र विकास, मन बुद्धि आत्मा सब पर नियंत्रण के साथ मनुष्यता का निर्माण, और फिर वहाँ भी स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात थी, जो 4 पुरुषार्थ हैं उस पर नियंत्रण की बात थी। तो एकात्म मानववाद के बाद फिर अभी एक नई बात आई कि जो बहुत हाल में आई कि हम पंच परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, इस प्रकार से और जो चीज़ें हैं, स्वदेशी आत्मनिर्भरता। और इससे 3 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात कही थी। तो ये शब्दावलियों का केवल हेर फेर है या इसके पीछे कोई और बात है या कोई और संदेश छुपा हुआ है? देखिए बसंत जी, संघ को हेर फेर में तो कोई भरोसा ही नहीं है, इसलिए हेर फेर तो संघ की बात में होता ही नहीं है, न संघ के किसी अधिकारी की बात में होता है। अपनी अपनी शब्दावली रहती है। आपकी जानकारी के लिए संघ ने एक तो उन क्षेत्रों को कार्य के लिए अभी फोकस किया है, लक्षित किया है, जहाँ सामान्यतः लोग जाते रहे, जैसे सीमावर्ती क्षेत्र, बॉर्डर एरिया, वहाँ जाकर स्वयं से काम कर रहे हैं। यहाँ भी नेपाल बॉर्डर पास में हमारे प्राण प्रचारक जी बैठे हैं, कभी उनसे आप पूछ सकते हैं। स्लम एरिया, वहाँ का रहन सहन और उस प्रकार का जैसा है, उसके कारण समाज का जो थोड़ा उच्च वर्ग का है, कुछ भी वर्ग का है, वो किसी जाति बिरादरी से संबंध नहीं बोल रहा मैं, उसका भी जाना आना नहीं होता। जनजाति क्षेत्र, जो एकदम सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, शायद उन तक शिक्षा भी ठीक नहीं पहुंची, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं पहुंचा जो पहुंच जाना चाहिए था अभी तक। तो ऐसे क्षेत्रों को हमने चुनौतीपूर्ण मान करके वहां हमारे स्वयंसेवक जा रहे हैं। तो स्लम एरिया में सेवा के काम चल रहे हैं, जनजाति क्षेत्रों में चल रहे हैं। पूरे देश में 600 हम छात्रावास चला रहे हैं, जिसमें 300 छात्रावास केवल नॉर्थ ईस्ट के बच्चियों के लिए। सीमावर्ती क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम। देश के नवयुवकों को सीमा दिखाने के ले जाने के कार्यक्रम हम चलाते हैं। तो संघ ये चाहता है कि भारत में कोई भी अशिक्षित ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित ना रहे। और इसमें सरकारों को जो करना है वो इसके लिए जो कुछ अच्छा कर सकती है करना चाहिए, कुछ कर भी रही है। किसी दल का मैं उल्लेख नहीं कर रहा, सभी सरकारें कुछ ना कुछ अपने ढंग से करती है, लेकिन समाज का भी दायित्व है और सामाजिक संगठनों का भी दायित्व है। उस दायित्व के निर्वाह का हम अच्छी प्रकार से पालन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात उस पंचप्रण में विशेष रूप से कही, अपनी विरासत को सुरक्षित रखना। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने अपनी विरासत को सुरक्षित नहीं किया। विरासत से आज की वहाँ की नेतृत्व का मेल खाता ही नहीं खाता, एक विरासत को सुरक्षित किया। दुर्भाग्य से भारत की विरासत को सुरक्षित नहीं किया गया, अभी सुरक्षित किया जा रहा है। तो जो विरासत को नहीं मानते उनके मन को थोड़ी परेशानी होती है, वो विरोध भी करते हैं, वो गाली भी देते हैं। अब काशी में कॉरिडोर बन रहा है, काशी में दूसरे देश के प्रधानमंत्री आके भी यदि गंगा आरती कर रहे हैं तो इसमें तो खुशी होना चाहिए। अब इसमें भी कोई राजनीति देखे तो इसका क्या इलाज है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये पंचप्रण की बात मुझे यदि आप आखिर में 2-4 मिनट देंगे तो मैं आखिर में पंचप्रण की बात आपसे करूंगा, यदि आप मौका देंगे तो। जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में एक जिज्ञासा यह पैदा होती है कि अभी सरदार पटेल जी के साथ गुरु गोलवलकर जी के पत्राचार कितने तीखे थे बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते ही हैं। गांधी जी से जब मुलाकात हुई गुरु गोलवलकर जी की, तो गांधी जी ने ही कहा था कि आरएसएस के हाथ जो हैं खून से रंगे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में जो 3 दिन का प्रबोधन था सर संचालक जी का, डॉक्टर मोहन भागवत जी का, उसमें गांधी के नैतिक दर्शन का संदर्भ लिया गया। चरित्र के बिना ज्ञान, या फिर नैतिकता के बिना धन, और विज्ञान जिसमें मानवतावाद न हो, इस तरह के संदर्भ थे।
एक समय यह भी था कि गांधी जी की हत्या के आरोप में ही संघ पर प्रतिबंध लगा, बहुत क्षणिक, साल भर का, लेकिन मद्रास में गुरु गोलवलकर जी थे और हत्या के बाद उन्होंने 13 दिन के शोक में शाखाएं जो हैं वो बंद कर दी थी। तो बिल्कुल दो धारा थी। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि संघ की वर्तमान धारा में गांधीवाद का कितना समावेशन हुआ है या होने जा रहा है, या शुरू से गांधीवाद और संघ का राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दोनों एक ही था, समझने में भेद था, क्या था ये? देखिए, 13 दिन आप शाखाएं बंद करने की जो बात की, मुझे लगता है संघ के इतिहास में, मैं तो संघ में 62-63 से जुड़ा, लेकिन संघ के इतिहास में शाखा बंद हुई हो ऐसा मैंने नहीं सुना कभी। लेकिन उस समय 13 दिन बंद हुई थी, ये संघ के इतिहास में मिलता है। शोक में बंद की गई थी, कोरोना में भी बंद नहीं की हमने शाखा, इमरजेंसी में भी हम विभिन्न प्रकार से शाखा लगाते रहे, लेकिन उस दिन 13 दिन तक शोक मनाने के लिए शाखाएं बंद की। तो इस बात का परिचय है कि गुरु गोलवलकर जी के मन में भी गांधी जी के प्रति एक सम्मान का भाव था। पूज्य डॉक्टर एडगेवार जी, बाकी सबका, डॉक्टर एडगेवार जी ने तो गांधी जी के साथ काम ही किया। जब संघ शुरू किया तो भी कहते हैं गांधी जी से उन्होंने चर्चा की और उनका मैं स्वतंत्रता आंदोलन में जो आप बताएंगे वो करूंगा, लेकिन मैं एक बेसिक काम ये अच्छे मनुष्यों का निर्माण करना चाहता हूँ। और आपने विज्ञान भवन का उल्लेख किया, माननीय मोहन भागवत जी ने भी उल्लेख किया। हम ऐसा मानते हैं कि जिनको समाज महापुरुष मानता है उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे काम किए, इसीलिए महापुरुष बने वो। अब किसी भी महापुरुष की किसी बात के प्रति किसी के मन में विभेद हो सकता है, तो विभेद रखने की स्वतंत्रता सभी को हो सकती है, लेकिन गांधी जी के प्रति जो कि स्वतंत्रता आंदोलन एक तरफ क्रांतिकारी थे, एक तरफ गांधी जी के नेतृत्व में, तिलक जी के नेतृत्व में, उन सबके नेतृत्व में गांव गांव तक स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम हुआ। ये कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। और दूसरी, उन्होंने राम राज्य का, मुझे लगता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राम राज्य इसमें कोई अंतर ही नहीं है। उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, तो कोई विचारधारा इसका अंतर नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती है जिसमें कुछ लोग कुछ बातों को लेकर विभेद मान सकते हैं। तो देश में लोकतंत्र है, विभेदों की चर्चा भी संघ के संस्थापक से लेकर आज तक किसी के बारे में हो सकती है। गुरु गोलवलकर जी के बारे में भी लोग चर्चा करते, हम तो शांत रहते। वीर सावरकर जी के बारे में चर्चा करते। अब वीर सावरकर जी की डाक टिकट 1970 में छपी थी, बाद में इंदिरा जी ने उनको देश का सपूत कहा। अब आज वीर सावरकर जी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है आप सबने देखा है, जिनको 2 आजीवन का कारावास हुआ। इसलिए किसी भी महापुरुष के बारे में कोई कहीं बात कहता होगा, कहना नहीं चाहिए, हमारा मानना है, लेकिन विभेद कहीं कहीं हो सकते हैं। लेकिन गांधी जी के प्रति संपूर्ण श्रद्धा निष्ठा है, इसलिए हमारा जो एकात्म स्तोत्र है उसमें भी गांधी जी के नाम का प्रतिदिन उल्लेख करते हैं। उसमें विभिन्न महिलाओं के नामों का भी उल्लेख है, जितनी हुई है, अरुंधति, अनसुईया, च गार्गी, सभी का नाम है। जितने समाज सुधारक हुए उन सबके भी नाम उस श्लोक में है, जिनका हम प्रतिदिन स्मरण करते हैं। संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो एक अनुशासन, वित्तीय या सरकार की पॉलिसी का होना चाहिए, यह कहा जाता है कि संघ उसे नहीं मानता। जो संस्थाओं का पंजीकरण हो या फिर उसके खर्चे, उसके आमदनी का जो एक पारदर्शिता हो, उसका अनुपालन जो है ये कहा जाता है कि संघ की ओर से कभी नहीं किया गया, एक बात। दूसरी बात ये कि जो संघ के प्रचारक थे, जिस प्रकार का जीवन उनका था, जिस प्रकार वो गांव-गांव अत्यंत अल्प संसाधन के साथ जाते थे और उनका जीवन एक उदाहरण बनता था, अब उनके जीवन में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन जो है वो भौतिकवाद के पोषक के तौर पे हुआ है। आप इसको क्या मानते हैं? दैनिक जागरण पहले न्यूज प्रिंट निकलता था, अब डिजिटल हो गया।
अब बताइए क्या माने इसको। लेकिन जागरण की आत्मा वैसे ही अक्षुण्ण है जैसे प्रिंट में वैसे डिजिटल में। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ, संघ की आत्मा भी वही है। समय परिस्थिति के अनुसार संसाधन बदलते हैं। हमें ध्यान है पहले प्रचारक मोबाइल कोई रख ले तो बहुत खराब माना जाता था। आज की आवश्यकता है, कोरोना में ऑनलाइन ही बैठकें हुई तो सब प्रचारकों को मोबाइल दिलवाया गया, जो कि ऑनलाइन ही बैठक होगी, क्या करेंगे। तो परिस्थिति के अनुसार संघ ने भी मूल सिद्धांत नहीं बदले अपने। प्रतिदिन एकत्रित होना, लोगों पर संस्कार देना, भारत की प्राचीन संस्कृति है जिसको दुनिया हिंदू संस्कृति के नाम से जानती है। हम भारतीय कहें, हम इंडियन कहें, जो भी कुछ कहें, आपको स्वतंत्रता है, हम सबको समानार्थी शब्द मानते हैं। इन मूलभूत बातों को नहीं बदला, लेकिन कार्यक्रम बदले। हमने ड्रेस बदल दी, हमने प्रतिज्ञा बदल दी, हमने प्रार्थना बदल दी, हमने प्रतिदिन की शाखा से साप्ताहिक शाखा, मासिक मिलन मंडली भी कर दी। तो परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम बदले, आत्मा नहीं बदली। ये तो पक्का विश्वास मानिए। तो एक और आपने कुछ, दैनिक जागरण की चर्चा आपने की है, तो हमारे कई पत्रकार साथी भी यहाँ हैं और हम लोग अक्सर यह परेशानी झेलते हैं कि जब भी, चूँकि आप संपर्क प्रमुख हैं इसलिए आपसे मैं यह बात कह सकता हूँ, आपसे जान भी सकता हूँ कि जब भी संघ के किसी कार्यक्रम का कवरेज करना होता है तो वहाँ बंदिशें बहुत दिखती हैं। पत्रकारों का प्रवेश निषेध रहता है और जो सूचनाएं मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से मिलनी चाहिए, जितनी सहजता से मिलनी, बाकी वो हमारा कौशल है कि हम कैसे उसको ले पाते हैं, लेकिन जो सहजता होनी चाहिए वो वहाँ के कार्यक्रम के कवरेज में नहीं मिलती। तो ऐसी कौन सी बात है जो हम लोगों से छुप जाती है या छुपाने की चेष्टा की जाती है? नहीं देखिए, जो थोड़ा लाइटर मूड में कहना हो तो जो आप अपने कौशल्य से सूचनाएं निकालते हैं ना, तो अंदर बैठक में बैठकर हम लोग हंसते हैं, क्योंकि वो अंदर कुछ बात ही नहीं होती जो छपती है बाहर। इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि सहजता से प्रवेश दीजिए ताकि कोई भ्रांति ना जाए। लेकिन देखिए, जो पब्लिक प्रोग्राम होते हैं उसमें हम जाते हैं, ये बात ठीक है। संघ व्यक्ति निर्माण का काम है, उसके प्रचार की जरूरत नहीं है, ये हमारी धारणा थी, इसलिए हम प्रचार की तरफ गए नहीं। अब अनेक वर्षों से जैसे संपर्क विभाग बना है, प्रचार विभाग भी बना है, यहाँ हमारे प्रचार क्षेत्र के प्रचार प्रमुख बैठे हैं, तो अब आपको बुलाते भी हैं, पत्रकार वार्ताएं भी होती हैं। मनोज जी भी नहीं बताते हैं, बहुत मुश्किल से पत्रकार। अब ये संघ वालों को इतनी ट्रेनिंग तो है कि जो और जितना बताना, जिसको बताना उतना ही बताना ये ट्रेनिंग तो दी है इनको, तो बताते हैं। लेकिन हम हर कार्यक्रम की प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। अभी जबलपुर में कार्यक्रम हुआ, शुरू होने से पहले हुआ, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन हुआ, अंतिम दिन माननीय सरकारवा जी की पत्रकार वार्ता हुई, खुलकर प्रश्न हुए। लेकिन अंदर की बैठकें, मैं तो चाहूँगा, संघ में आपका सुझाव दूंगा, अंदर की बैठकों के एक सत्र में आप 2-4 लोगों को ऑब्जर्वर के रूप में बुलाना चाहिए, लेकिन आप अगले बार आना बंद कर देंगे, क्योंकि वह प्रारंभ क्या होता है, कितनी शाखाएं लग रही हैं, कितनी संख्या रही, कितने स्वयं गणवेश में, आपको मजा ही नहीं आएगा। अब इसमें क्या बुलाना है आप सबको, आप ही बोर हो जाओगे। कभी कभी तो हम लोगों को भी, हम भी बोर हो जाते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि एक ही तरह की बात पूछी जाती है। और वैसे भी कोई भी संगठन है, देखिए उसकी जो इंटरनल मीटिंग होती है, उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संगठन के उस पर्दे में नहीं आता, उसके लिए नहीं होता। आपकी भी इंटरनल मीटिंग होगी, उसमें मैं जाकर नहीं बैठ सकता, मैं तुलना नहीं कर रहा, तो और कोई कारण नहीं है। और सामान्यतः प्रसिद्धि परांगमुखता शुरू से स्वभाव रहा, इसलिए थोड़ा हमारा वो स्वभाव बना नहीं है। अभी प्रचार विभाग बना है, आप भी प्रचार विभाग को पकड़ते हैं, वो भी आपकी पकड़ में आता है, वो आपकी बात को आप पक्का मानिए, जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचाता है। और इसलिए जो खुलापन आपको चाहिए वो काफ़ी खुलापन मिल रहा है, और मिल जाए तो अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है। एक जो आपने हिसाब किताब की बात की, तो मुझे मालूम था कि प्रश्न आ सकता है, तो मैं कागज़ लेकर आया आपको। ये भी आता है, संघ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आजकल बहुत चल रहा है। तो संघ संविधान के अंतर्गत चलता है, भारत के कानून के अंतर्गत चलता है। 2-3 लाइन में पढ़ाता हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एओपी और बीओआई, ये 2
इनकम टैक्स के 1960 के जो संशोधन हुआ उसमें ये दो टर्मिनोलॉजी है, दो शब्दावली है। इसमें वो कहते हैं व्यक्तियों का संघ एओपी का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह जो किसी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और समान विचारधारा के साथ एकत्रित होते हैं। एओपी के सदस्य प्राकृतिक व्यक्ति, इंडिविजुअल्स या कृत्रिम व्यक्ति जैसे कंपनी, संस्था आदि दोनों हो सकते हैं। बीओपी में उसमें थोड़ा आर्थिक विषय जुड़ जाता है, एओपी में आर्थिक विषय नहीं है। तो हम एओपी के अंतर्गत चलते हैं। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। हमारी शाखा इंडिविजुअल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। छोटे बच्चों की भी शाखा चलती है, शिशुओं की चलती है, इसलिए, और हमारा फैमिली ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, इसलिए हमने उसका रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन हमारी हर शाखा का, जिसको हम आर्थिक शाखा कहते हैं, उसका अकाउंट है, प्रॉपर ऑडिट होता है। नागपुर में एक बार इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा। इनकम टैक्स के ऑफिसर ने जो रिपोर्ट दी वो मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं पाई, नहीं वो भी लेकर आता। लेकिन मैंने सुना है उन्होंने एक लाइन लिखी उसमें, आज तक जितने भी छापे हमने डाले हैं इतना एक्यूरेट अकाउंट कल सायंकाल 5 बजे तक का अकाउंट और कैश, उसका मिलान हमने अगले दिन सुबह देखा। ये जो छापा डालने वाले ऑफिसर्स आए थे उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा है। तो संघ एकदम संविधान और नियम कानून से चलता है। रजिस्टर करना नहीं करना है अपनी संस्था, हर संस्था का अपना विषय है। बहुत सारी संस्थाएं जो रजिस्टर्ड नहीं है चलती हैं। राजनीतिक दल चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है उनका। तो ये फालतू के मुद्दे, जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ऐसे मुद्दे कुछ उछालते हैं, कोई उसका अर्थ नहीं है। मैं एक कागज आपको दे भी दूंगा। भाषा का प्रश्न भी बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, उस पर तुम आपकी राय जानेंगी। एक बात और भी है कि बहुत सुनियोजित, सुगठित तरीके से पहले जो ग्रामीण अंचल में मतांतरण था वह शहरी परिवेश में अपनी जड़ें जमा चुका है। और हमेशा ये बात कही गई कि हम अगर सांप्रदायिक हैं तो इस देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है और हमारे सांप्रदायिक होने का आपके पास सबूत क्या है। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात इंदिरा जी से भी कही थी। तो आपकी दृष्टि में मुसलमान और ईसाइयों की भारत में जगह कितनी है और कैसी है? देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे, उनका संक्षेप में उत्तर देना हो तो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत में जन्मी सभी भाषाएं यहाँ की राष्ट्रभाषा है। कोई भी भाषा हो, भारत में जन्मी, लेकिन पूरे देश में एक संपर्क भाषा होना चाहिए। तो संविधान सभा ने भी कहा था कि 10 वर्षों तक आप अंग्रेजी वगैरह में जो काम करना है करिए। उसके बाद संविधान सभा ने बहुमत से कहा था कि हिंदी संपर्क भाषा होगी, जो ज़्यादा उसको बोला जाता है। लेकिन हम लोग संघ में आग्रह करते हैं हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा के साथ एक भाषा और सीखना चाहिए। अब मैं तमिलनाडु का वणक्कम शब्द तो बोल ही सकता हूँ कम से कम। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सीखते हैं हम लोग। तमिलनाडु के लोग हिंदी सीखते हैं, तमिलनाडु के लोग संस्कृत सीखते हैं। अब संस्कृत को मृत भाषा घोषित कर दिया गया, अन्यथा तो संस्कृत सभी भाषाओं में, संस्कृत आप जानते हैं तो आप तमिल और मलयालम आसानी से समझ सकते हैं। तो भाषा, सभी भाषाओं का सम्मान, सभी भाषाओं राष्ट्रभाषा है, ये हम मान के चलते। संपर्क भाषा के नाते कोई एक भाषा तय होना चाहिए, जो संविधान सभा ने एक तरह से हिंदी तय की है, इसलिए वो संपर्क भाषा के रूप में चलती है। दूसरा प्रश्न था आपका, वो भाषा की बात तो आपने कही थी, और एक मतांतरण वाली जी। अब इसमें हम कहें उसकी जगह अच्छा ये है कि मैं 2 नाम लेकर आपको बोल सकता हूं जिनका आपने उल्लेख किया। पूज्य गांधी जी, उन्होंने भी कहा है। अम्बेडकर जी, पूज्य अम्बेडकर जी ने भी कहा है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है। एक शब्द बोला है, मतांतरण राष्ट्रांतरण है। मत बदलता है तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा बदलती है, केवल पूजा पद्धति नहीं बदलती।
इसलिए मतांतरण इसकी भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जब शिकागो सम्मेलन में गए, हम जब सबको अपना भाई मानते बहन मानते हैं, हम केवल टॉलरेंट नहीं है, हम तो सबको एक्सेप्ट करते और सबका रेस्पेक्ट करते, तो भारत में जाकर मतांतरण क्यों करते भैया? भारत में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग करते, कुछ लोग हमसे कहते हैं, क्रिश्चियन से हम मिलते हैं, अभी मैं कई बड़े क्रिश्चियन से मिला, कई मुस्लिम लीडर से भी मिला, वो कहते नहीं हम मतांतरण नहीं कर रहे, छोटे छोटे समूह अपना बिजनेस चलाने के लिए मतांतरण कर रहे हैं। क्या सही गलत है मालूम नहीं। हमने उनसे कहा है कि भाई आप नहीं करते तो आप कंडेम करिए, देखेंगे, अभी तो नहीं किया है। केरल की एक संस्था ने कंडेम किया था। और हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ तक मुस्लिम क्रिश्चियन का सवाल है, इसको माननीय मोहन भागवत जी ने बार बार बोला है कि भारत में आज जितने लोग रहते हैं उसमें से शायद 0.01 इतने % ऐसे होंगे जो विदेशी मूल के हैं, बाकी सभी यहीं के हैं, सभी के पुरखे एक ही हैं। इसलिए उन्होंने बोला सभी का डीएनए एक है। अब ठीक है, हम सबको हिंदू कहते हैं, वो कहते नहीं हम हिंदू नहीं, हम अपने को भारतीय कहेंगे। अच्छा भाई भारतीय कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसका अर्थ एक ही समझते हैं। हम उनसे संवाद इतना ही कर रहे हैं कि भाई भारत में रह रहे हो तो आप ये इंडोनेशिया मॉडल मानो ना। आपने पूजा पद्धति बदली है, पुरखे नहीं बदले। और धीरे धीरे उनको पुरखे याद आ रहे हैं, जैसे जैसे याद आ रहे हैं वैसे वैसे झगड़ा कम हो रहा है। लेकिन अब याद दिलाया ही नहीं गया अभी तक किसी ने। थोड़ा मैं कह सकता हूँ संघ ने भी जितने प्रयास करने चाहिए थे शायद उतने ना हुए हों, क्योंकि हम तो हर चीज़ को अपने ऊपर ही लेते हैं। मुझसे लोग कभी कभी पूछते हैं कि भाई साहब वो फलाना संघ का बहुत विरोध करते हैं। मैंने कहा तुम नहीं गए इसलिए विरोध करते हैं, तुम जाओ तो विरोध कम हो जाएगा। तो हमारी भी ये कमी हो सकती है कि हमने ज़्यादा कम किया। वैसे डॉक्टर एडगेवार जी का भी मध्य प्रदेश में जब संघ पर पाबंदी का विषय आया तो मिस्टर रहमान में विधान परिषद सदस्य थे, उन्होंने विरोध किया खड़े होकर। गुरुजी का जिलानी से सन 71 में कलकत्ता में बहुत बड़ा संवाद हुआ है, 10 पेज का है, वो भी मैं लाया हूँ, आपको दे जाऊँगा। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा भारतवर्ष में पूजा पद्धति को लेकर कोई मत भिन्नता नहीं है। आप हनुमान जी को पूछते हैं, देवी को पूछते हैं और शिव जी को पूछते हैं, आर्य समाज जी किसी को नहीं पूछते। वो कहते हैं नहीं हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। शैव भी है, वैष्णव भी है, या कोई तिलक ऐसा लगाता है, कोई तिलक ऐसा लगाता है। पूजा पद्धति को लेकर कोई विरोध नहीं है। हम सबको भारत माता की संतान अपने को मानना चाहिए। एक माँ के पुत्र पुत्री है, इसलिए हम सब भाई भाई है, हम सब भाई बहन है। यही भारत को एक करने और भारत को सशक्त करने का एक सबसे मुख्य माध्यम हो सकता है, और भारत के सब झगड़ों को समाप्त करने का एक माध्यम हो सकता है। वो प्रयास हम तो कर रहे हैं और हमारे प्रयास का स्वागत भी हो रहा है, हमें लग रहा है। मुस्लिम भी हमसे मिल रहे, क्रिश्चियन भी हमसे मिल रहे। अब मिलने से परहेज तो नहीं कर रहे, वो विरोधी भी मिल रहे। तो देखेंगे, ये विषय ऐसा है कि जो बहुत लंबे समय से है, तो समय थोड़ा लग सकता है, एकदम तेज गति से शायद दिक्कत आ सकती है। धीरे धीरे करके आगे आने वाले 2, 4, 5 साल में एक ऐसा वातावरण बन सकता है कि सभी को ये लगे कि हम भारतीय हैं और हम सबको मिलकर भारत को बनाना और बढ़ाना है। हम भी उनसे यही बात कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं, आप अकेले नहीं, हमको और आपको मिलकर भारत को महान बनाना है। ऐसा जिस दिन सबको समझ में आ जाएगा, वो मुस्लिम क्रिश्चियन क्या है, हिंदुओं में भी बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ईश्वर से प्रार्थना है जल्दी समझ में आ जाए। जिज्ञासा, सवाल, शंका तो बहुत था, लेकिन समय का अनुशासन है। और आपने कहा था कि अंत आप में इकट्ठी जिज्ञासा बोल दीजिए, मैं अपने 5 मिनट के कंक्लूजन में जिज्ञासा उन सब बोल दूंगा। एक तो बाघा बॉर्डर पर हिंदू और सिख का जो सेग्रीगेट किया गया, या फिर अभी न्यूयॉर्क के जो मेयर हो गए, तो वो सब कुछ प्रश्न थे। लेकिन आपने 5 मिनट कहा था कि मुझे 5 प्रश्न पर बोलने हैं, तो पहले आप उस पर बोल लीजिए। ठीक है, जैसे आपने 1-2 प्रश्न जो थोड़ा संकेत रूप में कहे, देखिए भारत को बांटने के प्रयास ज़्यादा हुए हैं, संघ भारत को जोड़ने का प्रयास है।
ये राजनीतिक भारत जोड़ो यात्रा नहीं है संघ की, ये भारत जोड़ने का प्रयास है। संघ तोड़ने का सोचता ही नहीं, काम ही नहीं करता, जोड़ने का ही काम करता है। जो सोचते हैं वो जानबूझकर या अनजाने में, या हम उन तक नहीं पहुंचे इस कारण से, वो ब्रह्मस बोलते होंगे। तो हम तो सकारात्मक यही लेते हैं कि ऐसे सब लोगों तक हम पहुंच करके उनको संघ की बात बताएंगे। इसलिए एक तो संघ के बारे में अभी माननीय मोहन जी ने बोला, संघ अपने को बड़ा नहीं करना चाहता, संघ भारत को बड़ा करना चाहता है। क्योंकि जिस दिन भारत बड़ा होगा उस दिन दुनिया की सुख शांति की गारंटी हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में और कोई देश तो बड़ा होने के बाद अपनी सुख शांति सोचता है, भारत ही है जो सर्वे भवन्तु सुखना सोचता है, विश्व कल्याण सोचता है। इसलिए भारत का बड़ा होना आवश्यक है। तो भारत के बड़े होने के लिए सबको कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक तो कर ही रहे, लेकिन संघ एक स्वयंसेवी संगठन है, संघ अकेला भी नहीं कर सकता। सरकारें नीतियां बना सकती है, लेकिन समाज नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, दंड दे सकती है सरकार। सरकार, सामाजिक संगठन और समाज का हर व्यक्ति देश के बारे में अच्छा सोचे, राष्ट्र प्रथम इस भावना से जिए, और मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ इसका विचार करें, तो देश बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए हमने शताब्दी वर्ष में कुछ कार्यक्रमों की रचना की है। लगभग 1 लाख हिंदू सम्मेलन होंगे। अभी हमने विजयदशमी के उत्सव किए। एक लगभग 15 करोड़ से अधिक परिवारों में हम संपर्क करने वाले हैं, घर घर जाने वाले हैं, एक पत्रक पुस्तिका देने वाले हैं, भारत माता का चित्र देने वाले हैं, प्रमुख नागरिक गोष्ठी करने वाले हैं, युवाओं के कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम ऐसे भी हम करने वाले हैं, छोटे बच्चों के भी कार्यक्रम करने वाले हैं। और एक कार्यक्रम जो जाति विरादियों के प्रमुख है, उनके प्रमुख लोगों के साथ भी बैठने वाले हैं कि भाई आप अपनी जाति में कुरीति दूर करने के लिए क्या कर रहे हो। और जाति के ऊपर राष्ट्र बड़ी आइडेंटिटी है, राष्ट्र पर आपत्ति आती है तो जाति की आइडेंटिटी को विलीन करने की मानसिकता आपकी होना चाहिए। राष्ट्र बड़ा आइडेंटिटी है, ये भाव उनमें जगह, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे को सहयोग दे, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने 2 मिनट में पूर्ण करता हूँ, उसके लिए हमने पंच परिवर्तन की बात की है। तो हमने कहा है कि भारत को बड़ा करना है तो पर्यावरण के प्रति सब में जागरूकता होना चाहिए। भारत के जीवन मूल्यों के रूप में, जीवन मूल्यों के बारे में जागरूकता होना चाहिए। इसलिए अपने परिवार में सप्ताह में 1 बार बैठकर बच्चे से बड़े सब लोग भारत के जीवन मूल्यों के बारे में चर्चा करें। सामाजिक समरसता होना चाहिए। ये छोटे बड़े की भावनाएं ये बहुत पुरानी हो गई, कब तक चलाना। सामाजिक समरसता होना चाहिए। स्वयं का बोध और स्वदेशी का आग्रह होना चाहिए, और देश के कानून का पालन करना, संविधान का पालन करना, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये 5 बातें हमारे निजी आचरण में आए, हमारे आचरण में आकर हमारे परिवार में आए, हमारे समाज में आए, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। शताब्दी वर्ष से हमने इसकी शुरुआत कर दी है। आगे आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में पूरा समाज इन बातों को लेकर के भारत को बड़ा करने की दिशा में आगे बढ़े, और हम देश की आप जैसे सब लोगों की सज्जन शक्ति को साथ लेकर, जो कोई भी अच्छा काम कर रहा है कहीं पर भी, ऐसे सब अच्छे लोगों के साथ स्वयं को जोड़कर या उनको अपने साथ जोड़कर, ये हम प्रयास आगे के 4-6 वर्षों में करने वाले हैं। इच्छा यही है, संघ उसमें से जितना बड़ा होगा, लेकिन भारत बड़ा हो, जिससे कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने लायक बन सके। आप भारत के प्रमुख मीडिया हाउस हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, इन सारे विषयों में आपका भी सहयोग पहले से भी हमको मिलता है और आगे भी निरंतर मिलता रहेगा, तो बहुत आनंद की बात रहेगी। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक संघ का विषय, शताब्दी का विषय जा रहा है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आने हैं। अच्छा, श्रोताओं की ओर से भी आने हैं। जी, समय तो कम, 1-2 सवाल हम लोग ले पाएंगे। चलिए बोलिए। 2 सवाल। हाँ बोलिए।
इधर कोई है क्या? हाँ, आप इनको दे दीजिए जब तक ये पूछ लेंगे। हाँ, फिर वहाँ उनको पहुँच जाएगा। हाँ बेटे, आप उधर ले जाओ। 1989 में अयोध्या, मथुरा, काशी तीन की मुक्ति का हमने संकल्प लिया था संघ ने। अचानक मथुरा को आपने अब मना कर दिया, तो इसका निर्णय कब हुआ और कैसे हुआ, क्या संदर्भ रहे, और क्यों? क्या हम ये महसूस करते हैं कि अब हम थक गए हैं, अब ऐसा आंदोलन नहीं कर पाएंगे? ना तो हमने संकल्प किया ना मना किया, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन तो साधु संतों ने शुरू किया था। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को जोड़ा, उन सब ने संघ से आग्रह किया कि भाई पूरे देश भर में आपकी एक शक्ति है, आप लग जाएंगे तो अच्छा है। उसमें हम लगे। माननीय मोहनलाल भागवत जी ने कहा कि भाई एक काम पूरा हो गया, अब उसको पहले पूरा हो जाने दीजिए, तुरंत करे, हमारी पीढ़ी करे आवश्यक नहीं है, अगली पीढ़ी करेगी। वो जो कर रहे हैं उनके लिए तो हमने मना भी नहीं किया। और अभी तो पिछले दिनों विज्ञान भवन में माननीय मोहन भागवत जी ने बोला भी कि भाई संघ के नाते हम पहले भी नहीं लगे थे, सोमसेक स्वतंत्र है, सोमसेक तो लगते हैं, तो सोमसेक किसी भी काम में लग सकते हैं, लेकिन लीड पहले भी संघ ने नहीं किया था। वो लीड करने वाली बात मोहन भागवत जी ने कही थी, उतना ही है। तो अगली पीढ़ी के लिए छोड़ रखा है, मतलब अभी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ रखा है इसको। अगली पीढ़ी भी करेगी, आज भी कर ही रहे ना लोग। राम जन्मभूमि वहाँ का भी, काशी का भी केस चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि का भी केस चल रहा है, हम किसको मना करने जा रहे हैं चला रहे हैं। मान्यवर, आरएसएस पे जैसे कि आपने कहा आरोप लगता रहा कि आपने झंडे का आदर नहीं किया, लेकिन मेरा आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आपने पलट के उनको जवाब क्यों नहीं दिया कि आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपने भारत के तिरंगे को अपना झंडा कैसे बना लिया? उसका तो अपमान आपने किया ना भाई। जब तक नागरिकों को मौका नहीं मिला, झंडा नहीं फहराया गया। जैसे सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबने झंडा फहराना शुरू कर दिया। लेकिन आपको भी कहना चाहिए था, तुम एक पार्टी हो, तुमने कैसे राष्ट्रीय झंडे को ले लिया? ये आपको कहना चाहिए था। आपने सुझाव दिया है जी, सुझाव पर विचार करेंगे जरूर। धन्यवाद। हाँ, आदरणीय नमस्कार। मैं गौरी शिखर वैश्य, यहीं लखनऊ से। मेरा प्रश्न है कि राष्ट्र आरएसएस जो है राष्ट्रवाद का प्रमुख स्वर है, इसके राष्ट्र साधना के जो शताब्दी वर्ष हो रहा है। मेरा जिज्ञासा यह है कि जो मोहल्ले में जो शाखाएं लगती हैं उसमें 10 लोग अगर आते हैं, 10 लोग, तो अब एक शतक में उसके 100 लोग क्यों नहीं हो रहे हैं? उनका संपर्क नहीं हो रहा है। और जैसे हमको जागरूकता होना चाहिए मोहल्ले में कि हम किस तरह से सुरक्षित है, तो ये संपर्क बिल्कुल नहीं हो रहा है और ये निष्क्रियता है एक तरह से मेरा है। इस तरह से हम चाहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। आपने अभी जो बहुत सारी योजनाएं बताई हैं, क्या इसमें सक्रिय है? देखिए, सवाल मैंने बता दिया, ध्यान में आ गया, मेरे ध्यान में आ गया, सवाल हो गया। हाँ, सवाल हुआ। हमारी कोई अपेक्षा ये कभी नहीं रही कि पूरा समाज संघ में आएगा। हर एक की अपनी व्यस्तता रहती है, परिस्थिति रहती है, हर एक का अपना विचार रहता है। जो लोग आ सकते आते हैं। संघ किसी के चलाने से नहीं चलता, संघ किसी के बनाने से नहीं बनता। सोमसेक जितनी मेहनत करते हैं उतना संघ चलता है। आपने कहावत सुनी है ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो संघ में कहावत है, जितना मेहनत करोगे उतनी शाखा चलेगी। जिन मोहल्लों में अच्छी मेहनत होती है उनमें शाखा अच्छी चलती है। पहले भी कुछ शाखाएं 5-10 संख्या की चलती थी, कुछ 100 संख्या की चलती थी। आज भी ऐसी शाखाएं जो 50-100 संख्या की चलती है, कुछ 10-12 संख्या की चलती है। तो लेकिन शाखाओं का विस्तार बहुत हुआ है। मुझे ध्यान है पहले 2-3 हज़ार स्थानों पर शाखाएं होती थी, आज 87,000 स्थानों पर शाखाएं हैं। और साप्ताहिक मिलन और मासिक जो संघ मंडली चलाते हैं, मिला दें तो 1,30,000 से ऊपर है। और अब शताब्दी वर्ष में हम 15 करोड़ लोगों से ज़्यादा जाने वाले हैं। और शताब्दी वर्ष का आखिर का कार्यक्रम हमारा यही है, 1925 से लेकर आज तक जहाँ भी शाखा लगी है वहाँ 7 दिन कोई ना कोई जाकर शाखा लगाएगा। तो ये हमारा प्रयास है। फिर हमने थोड़ा बदला है, जॉइन आरएसएस एक कार्यक्रम चलाया है। अब आईटी प्रोफेशनल्स है, रोज शाखा में नहीं आ सकते, रात को देर तक पढ़ते हैं, सुबह उठते नहीं है, शाम को उनका ट्यूशन है। तो जॉइन आरएसएस एक कार्यक्रम चला दिया, ऑनलाइन चलता है वो। हॉस्टल्स में साप्ताहिक हम रात्रि शाखा चलाते हैं। तो थोड़ा स्वरूप बदला है। इसलिए मैदान में कभी कभी थोड़ा आपको कम दिखेगा। और एक कठिनाई ऐसी है, वो विषय नया हो जाएगा, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहता।
अब समस्या क्या हो गई, पहले घर में 4-5 बच्चे होते थे तो उसमें से 1-2 शाखा में आ जाते थे। अब घर में बच्चा ही एक है तो माता पिता कहते हैं इसका कैरियर देखूं कि तुम्हारी शाखा में भेजूं। तो शाखा में जाने के लिए भी घर में 2-3 बच्चे होना चाहिए। मैंने लाइटर वे में कहा आपको तो ये आपको सादर प्रणाम। संघ की राष्ट्र भावना का मैं नमन करता हूं, लेकिन एक प्रश्न है। मैं जानकीपुरम विस्तार महासमिति का महासचिव लगभग 12 साल से हूं, समाज के हित में काम करता हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ का निश्चित रूप से प्रभाव राष्ट्र के प्रति है, समर्पण है, लेकिन जो सरकारें बन रही हैं हिंदुत्व की बात करती हैं, संघ का कहीं से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उन सरकारों का आशीर्वाद रहता है। लेकिन उन्हीं सरकारों में जो प्रतिनिधि हम लोग जनप्रतिनिधि चाहे संघ के प्रभाव की वजह से समाज में चुनते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार और जो समाज के प्रति और सरकार के प्रति उनकी जो निष्ठाएं रहती हैं वो निश्चित रूप से हमारे ऐसे लोगों को चिंतित करती हैं। और एक ये भविष्य में प्रश्न चिन्ह है कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि ये राष्ट्र के लिए ना तो उनका समर्पण रहता है और एक जो उनका भाव है सभी लोग जानते हैं उनका एकमात्र। तो क्या इस पर ऐसे लोगों को चिन्हित करने का या सुझाव सरकार को देंगे? आप राजनीति में रहे क्या कभी? नहीं, मैं किसी दल का कोई सदस्य नहीं हूँ। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि 6 महीने राजनीति में थोड़ा रह आइए आप। हम व्यवस्था कर देंगे तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजनीति में क्या है, देखो राजनीति कई तरह से होती है, तो राजनीति में सब चीज़ें हैं, कोई स्वयंसेवी संगठन एकदम नहीं कर सकता। और राजनीति में सब तरह के लोग हैं, स्वयंसेवक तो सब है नहीं। जिस दल को थोड़ा हमारा ज़्यादा समर्थन आपको दिखता है उसमें भी सब स्वयंसेवक नहीं है। जो स्वयंसेवक है उनसे संपर्क करके ये सब बात हम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बिगाड़ने वाली चीज़ें बहुत रहती है। इसलिए मैंने कहा 6 महीने रहे या नहीं बिगड़ेंगे आप, मुझे भरोसा है पूरा, लेकिन थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। बाकी कठिनाइयाँ अलग अलग तरह की है, फिर भी जितना अपने द्वारा प्रयास संभव है उतना होता है। जी, मेरा नाम आत्म होना प्रकाश। चाहिए। छोटा सा सवाल था मान्यवर, आप संगठन महासचिव रहे हैं, पार्टी का अध्यक्ष चुनने में क्या समस्या आ रही है? आप तो स्वयं बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, पार्टी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही? मैं इनसे यही कह रहा था, जब आप पब्लिक से क्वेश्चन लोगे तो ये मुझे संपर्क में नहीं समझेंगे, पूर्व संगठन मंत्री समझ के नहीं, आप बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं तो जनता जानना चाहती है कि क्या समस्या है अध्यक्ष को चुनने में। देखो भैया, एक बात पक्का मान लो, हमारे एक सीनियर प्रचारक थे, वो कहते थे जो काम मिले उसमें डूब जाओ, वो ऐसा बोलते थे। तो उनसे हमने सीखा है। अच्छी बात जिनसे सीखी जाती है उनका तो नाम बोल सकते हैं, इधर भी रहे हो तो ज्योति स्वरूप जी वो कहते थे। तो मुझे अभी संपर्क विभाग मिला है तो मैं तो उसमें डूब गया हूँ। यहाँ भी आया हूँ तो प्रचार विभाग की अनुमति से आया हूँ, इसलिए वहाँ क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने दिमाग से बीजेपी डिलीट कर दी है, मैं तो संपर्क विभाग में लगा हूँ। और बाकी इसका उत्तर माननीय मोहन जी ने दिया था विज्ञान भवन में। यदि हमें ही चुनना होता तो इतनी देर नहीं लगती, उन्होंने उत्तर दे दिया था। इसलिए हम नहीं चुनते, चुनना उन्हें है। ठीक है, वो सुझाव मांगते हैं कहीं तो हम सुझाव देते हैं, निर्णय उनको ही करना है। राजनीतिक दल बहुत बड़ा भी है, उनके अलग अलग परिस्थिति रहती है, कुछ रही होगी परिस्थिति, होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए तो मैं भी कह सकता हूँ। नेतृत्व कौशल की बहुत सतर्कता के साथ, अत्यंत सहजता, सरलता और सत्यता के साथ हमारे अतिथि रामलाल जी ने सही प्रश्नों का जवाब दिया। मैं जागरण परिवार की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आप सबके प्रति भी कि बहुत धैर्य से आप सब लोग। अब इस कार्यक्रम के बाद भी मिलना जुलना करेंगे ना, कुछ चाय वगैरह तो पिलाएंगे ना जागरण वाले, तो करेंगे। धन्यवाद। समय उनका आगे का कार्यक्रम भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आप सम्मानित अतिथियों का और आप सबका भी।